हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं संविधान के मौलिक अधिकार का जो तीसरा पार्ट है उससे संबंधित जो मैंने अनुच्छेद के बारे में आपको बताया था उसका विस्तृत अध्ययन अब मैं यहाँ पे करूँगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा मित्र। यहाँ से प्रश्न कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कई बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा। आइए अब हम मूल अधिकार, तो आप जानते हैं कि मूल अधिकार के कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। उस मूल अधिकार के इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि मूल अधिकार के सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण ही हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं लगभग सारे अनुच्छेद एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं मूल अधिकार को ही सबसे महत्वपूर्ण भाग मानता हूँ। तो देखिए, मूल अधिकार के बारे में चर्चा हो चुकी थी, तो यहाँ से आज जो पहले हम चर्चा करेंगे कुछ अनुच्छेद हैं, तो हम अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 12 और 13, 12 और 13 अनुच्छेद में क्या कहा गया है ये आइए हम चर्चा करते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अनुच्छेद नंबर 12 में मूल अधिकार के तहत राज्य की परिभाषा दी गई है। जी हाँ, राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि राज्य कहते किसे हैं। तो राज्य के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं, और राज्य के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं वो कौन कौन से मित्र हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है संप्रभुता, भूमि, और एक शासक होना चाहिए। और जब शासक है तो उस पर शासन करने के लिए कौन होना चाहिए? जनता, ठीक है, यानी कि जनसंख्या। ये 4 चीज़ आवश्यक हैं किसी राज्य के लिए। क्लियर? अब अनुच्छेद नंबर 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? तो राज्य के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? पहली चीज संसद जो विधानमंडल है उसको, स्थानीय स्वशासन, और इसके अलावा ये भी है मित्र, जो शासकीय आदेश पर या कानूनी आदेश पर जो सरकारी संस्थाएं, जो सरकारी व निजी संस्थाएं भी बनती हैं वो भी राज्य के अंतर्गत रखी जाती हैं। अब ये सारे पावर कहाँ से मिलता है? संसद, विधानमंडल, और संविधान में कुछ चीज़ें तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा निर्धारित की गई है? संविधान के द्वारा। और संविधान के ही माध्यम से सत्ता का क्या किया जाता है? प्रत्यायोजन, डेडिकेट किया जाता है, और सबके पास अपनी अपनी संप्रभुता होती है। तो कहीं ना कहीं राज्य की श्रेणी में आएंगे कि नहीं आएंगे? अपने कार्यों के प्रति वो राज्य की ही श्रेणी में आएंगे। तो ये अनुच्छेद नंबर 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये सारे भाग को आपको याद करना होगा। संसद, विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन, शासकीय, आप सरकार भी कह सकते हो। ये सारे, शासकीय मतलब सरकार हो ही गया, ये सारे राज्य के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अनुच्छेद नंबर 13 के संदर्भ में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 13, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 13। इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लिए होंगे आप। अनुच्छेद नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, जरा ध्यान से suनिएगा। देखिए, अनुच्छेद नंबर 13 के संदर्भ में आप ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद जो 13 है इसको हम 4 भागों में बांट कर देखेंगे। पहला, अनुच्छेद नंबर 13 1, अनुच्छेद नंबर 13 2, अनुच्छेद नंबर 13 3, और अनुच्छेद नंबर 13 4। क्लियर? और ध्यान रखिएगा ये दोनों संविधान संशोधन के तहत जुड़े गए। अब आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 13 में ये कहा गया है, क्या कहा गया अनुच्छेद नंबर 13 में 13(1) में
ये कहा गया है कि अगर ऐसा कोई अधिनियम या कानून, ऐसा कोई अधिनियम या कानून जो मूल अधिकार से असंगत हो, ऐसा कोई विधि जो मूल अधिकार से असंगत हो या अल्पीकरण कर रहा हो, अल्पीकरण कर रहा हो और जितना कर रहा हो उतना उसको शून्य मान लिया जाएगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि उसको उतना निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि कानून का वह भाग जो फंडामेंटल राइट को कम कर रहा हो, उसके महत्व को कम कर रहा हो, उसको किसी तरीके से प्रभावित कर रहा हो या उसके मूल भावनाओं से टैली नहीं खा रहा हो, वहाँ तक के कानून के भाग को क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी जिसका कोई मूल्य न हो। क्लियर? ये अनुच्छेद नंबर 13(1) में कहा गया है। आगे देख लेते हैं 13(2) में सीधा शब्द में, इसमें ये कहा गया कि संसद, इसी की बात को थोड़ा सा विस्तृत किया गया है। संसद यदि कोई ऐसा कानून बनाती है जो एफआर को क्या करती हो? एफआर को प्रभावित करती हो तो ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट बने हुए कानून को क्या कर देगा? बने हुए कानून को अवैध या इसको गैर संवैधानिक ठहरा देगा। इस प्रकार के बने हुए कानून को अवैध या गैर संवैधानिक ठहरा देगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार का संरक्षक कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व बन जाता है कि संसद के द्वारा इस तरीके से कोई नियम और कानून न लाए जो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का क्या करता हो? उल्लंघन करता हो। अब सवाल ये होता है कि आखिर में कानून और विधि में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो अनुच्छेद नंबर 3 में एक शब्द लाया गया कि आखिर में विधि है क्या? विधि के दायरे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? विधि के दायरे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो विधि किसे कहेंगे? पहला, संसद व विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया जाता है या जो विधेयक पारित किया जाता है वो विधि के अंतर्गत आएगा। दूसरा, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश ये भी विधि की ही श्रेणी में आएगा। इसके अलावा शासकीय आदेश, कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन लागू हो गया तो ये क्या है? एक तरीके से शासकीय आदेश, ये भी विधि की ही श्रेणी में आएगा। इसके अलावा कुछ रूढ़ि विचारधाराएं या प्रथाएं, ये भी विधि के अंतर्गत आता है। लेकिन रूढ़ि और विचारधाराएं तार्किक होनी चाहिए। तार्किक का मतलब कि
वो समाज के हित में होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी रूढ़ी, ऐसी प्रथाएं जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हो, तो इस प्रकार की रूढ़ी और प्रथाएं को भी क्या किया जाएगा, समाप्त किया जा सकता है, अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो। लेकिन अगर ये सब संचालित होते हुए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं करती है, तो ये अपने जगह बने रहेंगे। क्लियर? इसके अलावा अगला देख लेते हैं 13(4). 13(4) को 24वें संविधान संशोधन के तहत 24वें संविधान संशोधन के तहत 1971 में जोड़ा गया। 24वें संविधान संशोधन के तहत 1971 में जोड़ा गया। और इसमें जो जोड़ा गया, इसके जोड़ने का मकसद यही था कि संविधान संशोधन के माध्यम से, जी हाँ, संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन के माध्यम से FR यानी कि फंडामेंटल राइट में बदलाव किया जाना। ये अनुच्छेद नंबर 13 का चौथा भाग, ठीक है। ऐसा लाया गया कब? 1971 में। तो इस तरीके से अनुच्छेद नंबर 13 को इतने उप क्लाजों में बांटकर आपको अध्ययन करना है और इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना भी होगा, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद नंबर 13 शुरुआत में यही चीज़ कहता था कि राज्य के द्वारा इस तरीके से कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हो। लेकिन आगे चलकर संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद नंबर 13(4) के माध्यम से यह कह दिया गया कि राज्य मूल अधिकार में संविधान संशोधन कर सकती है। थोड़ा सा सुन लीजिए, आखिर में प्रारंभ में ऐसा क्यों नहीं था, बाद में ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये है मित्र, सबसे बड़ा सवाल ये है कि फंडामेंटल राइट में आपने देखा था कि संपत्ति का अधिकार भी फंडामेंटल राइट के में था। जब तक संपत्ति के अधिकार को नहीं हटाया जा सकता, तब तक बड़े बड़े जमींदारों या भूमि पर कब्जा करने वाले को आम पब्लिक के बीच में नहीं दिया जा सकता, या फिर लोक कल्याणकारी राज्य को सही तरीके से स्थापित नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर लोगों का संपत्ति का मौलिक अधिकार है तो आसानी से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। तो ऐसे स्थिति में लोक कल्याणकारी कार्य कैसे संभव है? कुछ लोगों के पास बड़ी मात्रा में जमीन और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं, तो ऐसे में कैसे गरिमा और प्रतिष्ठा आप प्राप्त कर सकते हैं? तो भारत सरकार ने इस चीज़ को सोचा कि हम कोई ऐसा कानून लेकर आए जिससे कि पहले हम ये रूल बनाएं कि फंडामेंटल राइट में क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। तो उस रूल के माध्यम से अनुच्छेद नंबर 13(4) को जोड़ा गया और आगे चलकर आप देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। जब तक ये नहीं आता तब तक 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटाना नामुमकिन था। क्योंकि कोई भी चीज़ तानाशाह तो हो नहीं सकती, राजतंत्र तो यहाँ पे तो है नहीं। जो भी चीज़ें आप लाएंगे वो तार्किक रूप से लाएंगे। कार्य और कारण के बीच में संबंध होना चाहिए, लोगों को संतुष्ट होने का तार्किक विचारधारा होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो पाया तो कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो तानाशाही व्यवस्था हो जाएगी ना। तो इसलिए कानून बनाने में प्रक्रिया में थोड़ा विलंब होता ही होता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद नंबर 13 में क्या क्या है, सारी बातें आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपने अनुच्छेद नंबर 12 और 13 को यहाँ पे देखा। अब हम आते हैं, देखते हैं मूल अधिकार के जो मैंने आपको भाग बताए थे, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट का पहला प्रकार कौन सा है। तो पहला प्रकार कौन सा है मित्र फंडामेंटल राइट का? तो समता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। आइए समता के अधिकार पर हम चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर समता का अधिकार, और समता का अधिकार में अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 14 से 18 था, समता का अधिकार। तो अब अनुच्छेद नंबर 14 की हम बात करेंगे। अनुच्छेद नंबर 14, देखिए मित्र, अनुच्छेद नंबर 14 में दो बातें कही गई हैं। पहली बात इसमें किसकी कही गई है? समता का अधिकार। समता का मतलब यहाँ पे क्या है? समता का मतलब राज्य के निगाह में सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, और भारत में जो अमीरी गरीबी को लेकर खाई है उस खाई को भी पाटा जा सके, और दूसरा जो यहाँ सामाजिक भेदभाव हैं उसको भी दूर करके भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भारत में दोनों स्तरों से फंडामेंटल राइट प्रदान किया गया, जिसको समता के अधिकार में रखा गया है। एक अमीरी गरीबी खाई को दूर करना, और दूसरा जो हमारे यहाँ छुआछूत और सामाजिक भेदभाव है उसको दूर किया जाना। क्लियर? तो उसी को ध्यान में रखकर हम यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 14 में दो बातें कहेंगे। एक आपने नाम सुना होगा, विधि के समक्ष समता का अधिकार, और आपने एक सुना होगा विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार। ये चीज़ें आपने सुना होगा। इसके पहले ये यूएसए से लिया गया है मित्र, और समता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये आप ध्यान दीजिएगा। समता का अधिकार में कुछ पॉइंट हैं जिसको आप समझ लीजिए। ये फंडामेंटल राइट के नकारात्मक विचारधारा को प्रस्तुत करता है। ये एफआर का नकारात्मक विचारधारा है, और ये एफआर का सकारात्मक विचारधारा को प्रकट करता है। तो आपको से कभी पूछे कि विधि के समान संरक्षण फंडामेंटल राइट को सकारात्मक विचारधारा को प्रस्तुत करता है कि नकारात्मक, तो आप कहिएगा सकारात्मक। देखिए, समता के अधिकार नकारात्मक इसलिए ये कहता है कि कानून की नज़र में सब समान है। भाई, कानून की नज़र में सब समान है, लेकिन अगर सब समान है तो गरीब कैसे ऊपर उठ पाएगा? गरीब और कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति कैसे उठ पाएगा? तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भेदभावना करनी चाहिए फंडामेंटल राइट के लिए, लेकिन सबके लिए आपने समान अधिकार दे दिया है। तो कहीं ना कहीं भारत में जो गरीबी और पिछड़ापन है, समानता का अधिकार कहीं ना कहीं इस चीज़ को उल्लंघन करता है। दूसरी तरफ नकारात्मक भावना इसलिए कि जहाँ गरीबों को बहुत ज़्यादा समानता के तहत अधिकार नहीं मिलता है ऊपर उठने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दो अनुच्छेद में आपको बता रहा हूँ। एक अनुच्छेद नंबर 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बात कही गई है, और इसमें ये कहा गया कि जब तक ये अपने कार्यकाल के दौरान बने रहेंगे तब तक इनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज़, अगर इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई आप कर रहे हैं तो इसके लिए इनको 2 महीने पहले आपको क्या देनी पड़ेगी? 2 महीने पहले इनको सूचना देनी होगी, जो आम नागरिकों के साथ ऐसा नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद नंबर 105 संसदीय विशेषाधिकार भी दिया गया है सांसदों को, जो आम व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होता है। एक तो हमारे देश में गरीब टाइप के बहुत व्यक्ति हैं और उनको आप उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हो। दूसरी तरफ जो पद हैं उनमें कुछ आप रियायतें दे रहे हो। तो चूँकि अपनी संसद की भी कोई गरिमा होती है, लेकिन कानून एक तरफ हो, ये एक तरफ,
ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया समता का अधिकार। सम्मान संरक्षण का अधिकार में ये कहा गया है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। ये सकारात्मक शो कर रहा है और इसको विधि के समझ समान संरक्षण के अधिकार के रूप में रखते हैं। जैसे कि आप देखें मित्र कि बहुत सारे ऐसे हमारे भारत में दुर्गम क्षेत्र हैं जिनको कुछ विशेष राज्य का दर्जा प्रदान भी किया गया है। उनको भारत सरकार के द्वारा कुछ वहाँ के नागरिकों को अलग रियायतें दी जाती है दूसरे राज्यों की अपेक्षा। देखते हैं बहुत सारे वैकेंसियाँ निकलती हैं दुर्गम क्षेत्रों के पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों को जब भर्ती होती है फोर्स में, तो उनका सीना चौड़ा मांगा जाता है, क्योंकि दुर्गम पहाड़ियों में रहने वाले लोग छोटे होते हैं लेकिन उनकी शरीर थोड़ी गठीली होती है। वहीं मैदानी भागों वाले लोगों में उनकी हाइट अधिक मानी जाती है और उनका सीना कम माना जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। क्लियर? तो ये आप समझ गए होंगे समता का अधिकार। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब हम देख लेते हैं अगला अनुच्छेद जो है वह है समता के अधिकार में ही अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 में कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 15 को कई उप क्लासों में बांटा गया है। तो आइए देख लेते हैं। और मैं पूरा लिखूंगा नहीं, बस आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं। जैसे 15(1) में क्या कहा गया है? 5 शब्द याद करिएगा। 15(1) में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न किया जाना। ये 5 शब्द आपको याद होने चाहिए मित्र। 5 जो शब्द हैं ये आपको याद होने चाहिए। पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर? और किसी जगह तो क्रम पूछ देता है। इसके अलावा 15(2) में क्या कहा गया है ये भी याद कर लीजिएगा। 15(2) में 2 बातें, एक सार्वजनिक और एक निजी या सरकारी, आप कहते हैं सार्वजनिक और सरकारी संस्थाओं या स्थानों पर और यहाँ पे संस्थाओं पे लिख दीजिए, पर सामाजिक के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यही चीज़ रहेगी। सार्वजनिक स्थानों का मतलब आप जानते ही होंगे कि कुआं, तालाब, पार्क, होटल, ये वो सार्वजनिक जगह हैं जहाँ पर सामाजिक आधार पर आप भेदभाव न उत्पन्न करें। वहीं दूसरी तरफ सरकारी संस्थान जैसे कार्यालय में कई जात के कर्मचारी होते हैं और यहाँ पर भी कई जात के लोग हो सके आ जाए, मिल जाए, और उसके आधार पर जैसे यहाँ पर, अब इन सब के आधार पर यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप भेदभाव कर रहे होंगे तो ये समानता का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। तो ये चीज़ें आपको 15(2) में याद होनी चाहिए। इसके अलावा 15(3) में आपको 3 बातें, महिलाओं और बच्चों
के विकास के लिए एक तरीके से विशेष सुविधा प्रदान किया जाना। यही कारण है कि महिलाओं को आरक्षण भी यहाँ पे प्रदान किया जाता है। महिलाओं और बच्चों को आप ध्यान रखिएगा कि महिलाओं और बच्चों के विकास के संदर्भ में या समाज के मुख्य धारा के जोड़ने के संदर्भ में ये कौन सा आर्टिकल है? 15। और ये समाज की क्या है? एक पिछड़े, एक वंचित वर्ग है, ठीक है, जो समाज के मुख्य धारा से काफ़ी पीछे हैं। इसके बाद 15(3) के बाद 15(4) और 15(4) में क्या कहा गया है? 15(4) में ये कहा गया है कि जो पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग, और इसके बाद SC और ST, इन सब के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जाना। मित्र, इन सब के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जाना। किस तरीके का आरक्षण? इनको यहाँ पे जो आरक्षण मिलना चाहिए वो सामाजिक और शैक्षणिक के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट में 15(4) में पिछड़ा वर्ग, SC और ST के लिए आर्थिक रूप से आरक्षण नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आरक्षण प्रदान किए जाने की यहाँ पे बात की गई है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 15(4) में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आरक्षण में से किस आरक्षण की बात की गई है? तो आप बताइएगा। सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं 15(5). 15(5) में इन्हीं सब के वर्गों के लिए ये कहा गया है, वर्गों के लिए, कि विश्वविद्यालय व निजी संस्थाओं में शिक्षा के लिए आरक्षण का उपबंध किया जाना, के लिए आरक्षण का उपबंध किया जाना। ठीक है मित्र, लाइट चूँकि यहाँ पे कट चुकी है, लेकिन ये आप इतनी चीज़ें तो समझ के लिए होंगे। और ये अनुच्छेद नंबर 15 का जो था ये लास्ट अनुच्छेद था। क्लियर? तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट में आपने जो अनुच्छेद देखा, वह अनुच्छेद कौन कौन से आपने देखा? वह अनुच्छेद आपने देखा 12, 13 और 14 और 15। ये इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो आपने इस सारी चीज़ को देखा। क्लियर? तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो भी समाप्त होने के कगार पे ही था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट भी कर लिए होंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट टाइम हम फंडामेंटल राइट का समानता के अधिकार में एक अगला अनुच्छेद लेकर आएंगे और वो होगा 16, 17, 18, 19। ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट का अगला वीडियो आप देखने के लिए तैयार रहिएगा। इसी के साथ मित्रों, जय भारत, जय हिंद। ठीक।